डेली एपिसोड हम लोग दे रहे हैं, ऐसे देखते रहिए। बाकी स्ट्रीम में जिसको प्रॉब्लम होता हो यहाँ देख सकता है। स्ट्रीम के लिंक हम टेलीग्राम पे दे रखे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहीं पर एप्लीकेशन की भी लिंक आएगी। बाकी यहाँ पर डेली एपिसोड्स आते रहेंगे, बाकी सारे सीरीज़ के एपिसोड डाले जाते हैं, प्रॉपर्ली अपलोडिंग होगा, बाकी मॉर्निंग में आएंगे। रूबीना ने सामने खड़े 7 ह्यूमनकार दानवों की ओर देखते हुए किशन से पूछा कि ये 7 दानव कौन हैं। किशन ने गंभीर स्वर में बताया कि सबसे आगे खड़ा जो बकरी जैसा दानव है वो अनडाइंग रेल्म का एक शीर्ष स्तरीय दानव है। उसका नाम लंकेश है और वह स्वॉर्ड टूम के दानवों का नेता है। स्वॉर्ड टूम के सभी दानव उसे डेमन किंग के रूप में मानते हैं। रूबीना ये सुनकर हैरान हो गई। उसने पूछा कि डेमन किंग तो प्रखर नहीं था। किशन ने समझाया कि हजारों साल पहले जब डेमन किंग प्रखर अचानक गायब हो गया था, तब पूरी वर्ल्ड के दानवों के बीच भारी अराजकता फैल गई थी। अलग अलग दानव जातियां आपस में लड़ने लगी थीं। बाद में जब होली एम्परर ने हेवनली सेंट एम्पायर की स्थापना की, तब उसने दानव जाति पर बड़ा हमला किया। उसने दानवों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर सीमित कर दिया ताकि वे एक दूसरे से संपर्क न कर सकें। इस कारण हर क्षेत्र के दानवों ने अपने अपने डेमन किंग चुन लिए जो उनके क्षेत्र का नेतृत्व करते थे। रूबीना ने फिर पूछा कि इस समय ब्लैक स्टार पर कुल कितने डेमन किंग हैं। किशन ने बताया कि पूरे ब्लैक स्टार पर कुल 7 डेमन किंग हैं और सभी अनडाइंग रेल्म के शक्तिशाली दानव हैं। लंकेश उन्हीं में से एक है। उसने ये भी बताया कि पहले जब प्रखर जीवित था तब लंकेश उसी का अधीनस्थ था, लेकिन उसके विचार प्रखर से अलग थे, इसलिए वह स्वॉर्ड टूम में आकर बस गया और फिर हेवनली सेंट एम्पायर की स्थापना के बाद भी वहीं रहा। ये सुनकर गंगा चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर लंकेश सच में प्रखर का अधीनस्थ रहा है तो वह निश्चित रूप से लोली को जानता होगा। अगर लोली उसके हाथ लग गई होगी तो उसके साथ क्या हुआ होगा, ये सोचकर गंगा चिंतित हो गया। इसी समय घास के मैदान के बीच से अचानक एम्परर की आवाज शून्य में गूंज उठी। उसने लंकेश से पूछा कि वह कैसा है। इससे स्पष्ट था कि एम्परर पहले भी लंकेश से मिल चुका है। लंकेश की लाल आंखों में ठंडी चमक उभरी और वह व्यंग्य से मुस्कुराया। उसने कहा कि एम्परर खुद को अनडाइंग रेल्म का महान विशेषज्ञ कहता है, लेकिन अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। उसने ताना मारा कि शायद उसका चेहरा बहुत ही भयानक होगा। एम्परर हल्के से हंसा और बोला कि किसी का सुंदर या बदसूरत होना क्या सच में इतना जरूरी है। लंकेश ने तुरंत पलटकर कहा कि अगर यह जरूरी नहीं है तो वह अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता। एम्परर ने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। उसने सीधे कहा कि लंकेश को पता ही होगा कि ह्यूमन सेना यहाँ क्यों आई है। ने दानव जाति को भड़काकर मनुष्यों पर युद्ध करने की योजना बनाई है। हालांकि अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हेवनली सेंट एम्पायर इसे नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन उन्हें सूचना मिली है कि एक स्वॉर्ड टूम में छिपा हुआ है, इसलिए लंकेश उसे उनके हवाले कर दे। लंकेश जोर से हंस पड़ा। उसके शरीर से शक्तिशाली दानवी आभा फैल गई। उसने कहा कि एके दानव जाति का सदस्य है और वह स्वॉर्ड टूम का डेमन किंग है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह अपने ही जाति के सदस्य की रक्षा करे। केवल एम्परर के कहने से वह उसे नहीं सौंप सकता। एम्परर ने कहा कि इसका मतलब है कि क सच में स्वॉर्ड टूम में है। लंकेश ने ठंडे स्वर में कहा कि मान भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। तब एम्परर ने लंकेश को चेतावनी दी। उसने कहा कि क्या उसे पता है ने पश्चिमी महाद्वीप में क्या किया था। उसने डेमन रिज माउंटेन्स में करोड़ों दानवों का संहार किया था। अगर स्वॉर्ड टूम भी उसी रास्ते पर चला तो वह भी उसी तरह नष्ट हो जाएगा। अगर वे मनुष्यों से युद्ध करेंगे तो वे केवल के हाथों इस्तेमाल हो रहे होंगे। कुछ क्षण के लिए लंकेश चुप हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें फिर कठोर हो गईं। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि एक दानव होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वह दानव जाति के लिए लड़े। वह इतने सालों तक केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। चाहे एके हो या न हो, वह फिर भी मनुष्यों के खिलाफ युद्ध करता ताकि दानव जाति को स्वतंत्रता मिल सके और वे मनुष्यों से नीचे रहने वाली जाति न बने। एम्परर का स्वर और ठंडा हो गया। उसने कहा कि ऐसा करके वह खुद अपनी मौत को बुला रहा है। हेवनली सेंट एम्पायर को चुनौती देने का परिणाम कितना भयानक होगा, इसका उसे अंदाजा भी नहीं है। लंकेश फिर जोर से हंसा। उसने कहा कि अगर वह मौत से डरता तो आज यहाँ इतनी बड़ी दानव सेना इकट्ठी करके ह्यूमन सेना का इंतजार नहीं करता। उसने कहा कि अगर उसे मरना भी पड़े तो वह दानव जाति की पहली प्रतिरोधी लड़ाई का अग्रदूत बनकर मरेगा। एम्परर ने ठंडे स्वर में कहा कि लंकेश मूर्ख है और अक उसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर वह उसकी जगह होता तो अक को मारकर बाद में ह्यूमन से युद्ध करता। लंकेश ने उपहास करते हुए कहा कि अक भले ही उससे कमजोर हो, लेकिन उसकी बुद्धि असाधारण है।
भविष्य में वही दानव जाति को ब्लैक स्टार का शासक बनाएगा। ये सुनकर गंगा अंदर ही अंदर बेहद परेशान हो गया। उसे साफ समझ आ गया कि लंकेश पूरी तरह हक के शब्दों के जाल में फंस चुका है। अचानक गंगा आगे बढ़ गया। ये देखकर किशन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गंगा पूरी तरह मैदान के बीच तक नहीं गया। वह केवल ह्यूमन सेना के सामने खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में लंकेश को पुकार कर कहा कि क की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वह उस पर विश्वास करेगा तो वह दानव जाति को ही नष्ट कर देगा। ये सुनते ही सबका ध्यान गंगा की ओर गया। अधिकतर लोग उसे जानते भी नहीं थे। सभी हैरान थे कि यह युवा आखिर कौन है जो ऐसी स्थिति में डेमन किंग से सीधे बात करने की हिम्मत कर रहा है। लंकेश ने आंखें सिकोड़कर ठंडी निगाह से गंगा को देखा और पूछा कि वह कौन है। गंगा जवाब देता उससे पहले ही लंकेश के पीछे खड़ा मिंटू आगे बढ़ आया। उसने कहा कि यह वही युवक है जिसने प्रीतम और लोली को बहकाया था। उसका नाम गंगा है और यह एक चालाक झूठा है। लंकेश ने यह सुनकर भौहें चढ़ाईं। उसने कहा कि प्रीतम एक ईमानदार और वफादार दानव है और वह लोली को हजारों साल से जानता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे दानव जाति से विश्वासघात करेंगे। अब उसे समझ आया कि इसके पीछे यही युवक है। गंगा ने लंकेश की बातों को अनसुना करते हुए ऊंची आवाज में कहा कि अगर क सच बोल रहा है तो उसे खुद सामने आकर बताना चाहिए कि डेमन रिज माउंटेन्स में जब दानव जाति का संहार हो रहा था तब उसने विरोध क्यों नहीं किया और केवल डेमन कॉज इकट्ठा करता रहा। लंकेश ने जवाब दिया कि अक ने उसे ये सब पहले ही समझा दिया है। उस समय रॉयल फैमिली ने नेब्यूलर शिप भेजा था और डेमन रिज माउंटेन्स के दानवों के पास उसका सामना करने की ताकत नहीं थी। इसलिए अक को पीछे हटना पड़ा। गंगा ये सुनकर क्रोध से भर गया। उसने कहा कि यह सब झूठ है और लंकेश जैसे लोग अक की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हैं। लंकेश ने दृढ़ स्वर में कहा कि भले ही उन्हें पता हो कि वे मर सकते हैं, फिर भी वे हार नहीं मानेंगे। यही दानव जाति की आस्था है। गंगा ने तुरंत पूछा कि प्रीतम और लोली कहाँ हैं। लंकेश की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने गहरी आवाज में कहा कि उन दोनों ने दानव जाति से विश्वासघात किया था, इसलिए उन्हें पहले ही मार दिया गया है। ये सुनते ही गंगा का चेहरा बदल गया। उसके दिमाग में जैसे बिजली गिर गई और वह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रीतम और लोली को सच में मार दिया गया है। प्रीतम और लोली की मृत्यु की खबर सुनते ही गंगा जैसे पत्थर बन गया। वह पूरी तरह स्तब्ध खड़ा रह गया। इन दोनों की मौत का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी आंखें क्रोध से फैल गईं। उसने उंगली उठाकर लंकेश की ओर इशारा किया और गरजकर कहा कि प्रीतम और लोली तो पूरी दानव जाति के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इन सनकी और मूर्ख दानवों ने उन्हीं को मार डाला। उसने कहा कि असली अपराधी वे लोग हैं जो दानव जाति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। उसकी बात सुनते ही मिंटू आगे बढ़ आया। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज में कहा कि अगर गंगा न होता तो प्रीतम इस रास्ते पर कभी नहीं जाता। उसने कहा कि उसे अपने ही करीबी मित्र को अपने हाथों से मारना पड़ा और वह पीड़ा कोई भी समझ नहीं सकता। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे साफ पता चल रहा था कि प्रीतम की मौत से वह सच में दुखी है। गंगा क्रोध से दांत पीसते हुए बोला कि यह सब बेहद मूर्खता है। उसने मिंटू से कहा कि दानव जाति को किसी ने भ्रम में डाल दिया है और वे सब एक बड़े जाल में फंस चुके हैं। मिंटू ने ठंडी निगाह से गंगा को देखा और गर्व से कहा कि अगर वह दानव है तो उसे इस पर गर्व है। उसने कहा कि कम से कम उसने अपनी जाति के लिए लड़ने का साहस दिखाया है, जबकि प्रीतम जैसे लोग मनुष्यों से डरकर अपनी ही जाति के खिलाफ चले गए थे। गंगा अब पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि इन पागल हो चुके दानवों से तर्क करना बेकार है। दोनों पक्ष अपनी अपनी मान्यताओं में इतने अड़े हुए थे कि किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं था। इस समय गंगा के मन में केवल एक ही विचार था, अक को पकड़कर मार देना, क्योंकि सारी मुसीबतों की जड़ वही था। कुछ देर बाद उसने खुद को शांत किया और लंकेश से पूछा कि प्रीतम और लोली के शव कहाँ हैं। लंकेश ने कहा कि भले ही वे गलत रास्ते पर चले गए थे, लेकिन उनके इरादे पूरी तरह बुरे नहीं थे। इसलिए उन्हें जंगल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ा गया बल्कि उन्हें दफना दिया गया है। गंगा ने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया और कहा कि गलत रास्ते पर तो वास्तव में लंकेश और उसके साथी ही चले गए हैं। मिंटू ने तिरस्कार से गंगा की ओर देखा और लंकेश से कहा कि देखिए, यह इंसान कितना अच्छा नाटक करता है। अगर वे इतने दृढ़ न होते तो शायद उसकी बातों में आकर उनका मन भी डगमगा जाता। गंगा क्रोध से कांप उठा। उसने मिंटू की ओर उंगली उठाकर कहा कि वही असली अपराधी है जिसने प्रीतम और लोली को मार डाला।
मिंटू की आंखों में हत्या की चमक उभरी। उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा कि जब युद्ध शुरू होगा तो वह सबसे पहले गंगा को ही मारेगा। इस बीच एम्परर ने गंगा की बातों को ध्यान से सुना। उसने उसे डांटा नहीं बल्कि पूछा कि प्रीतम और लोली के साथ असल में हुआ क्या था। गंगा ने बताया कि वे दोनों उसके दानव मित्र थे। वे नहीं चाहते थे कि युद्ध में पूरी दानव जाति नष्ट हो जाए, इसलिए वे क को पकड़कर मनुष्यों के हवाले करना चाहते थे ताकि युद्ध टल सके। ये सुनकर एम्परर ने गहरी सांस ली और कहा कि यह बहुत दुखद है। क ने दानवों को भ्रमित कर दिया और लंकेश ने उन दो दानवों को ही मार डाला जो वास्तव में शांति चाहते थे। लंकेश ने तुरंत विरोध करते हुए कहा कि वे लोग दानव जाति के गद्दार थे क्योंकि वे क को मनुष्यों को सौंपना चाहते थे। एम्परर ने ठंडे स्वर में कहा कि इसका मतलब साफ है, लंकेश किसी भी हालत में क को नहीं सौंपेगा। लंकेश की आंखों में युद्ध की आग चमक उठी। उसने कहा कि अब बातों का समय खत्म हो चुका है और युद्ध शुरू होना चाहिए। उसने गर्व से कहा कि दानव जाति पहले से ही तैयार है। स्वॉर्ड टूम के पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक विशाल गठन स्थापित कर दिया है जिससे कोई भी उड़ नहीं सकता और नेब्यूलर शिप भी यहां प्रवेश नहीं कर सकती। ये सुनकर गंगा को अचानक समझ आ गया कि स्वॉर्ड टूम के अंदर कोई भी उड़ क्यों नहीं पा रहा था। दरअसल दानवों ने पहले से ही एक विशाल फॉर्मेशन स्थापित कर रखा था। इसका मतलब ये था कि लंकेश को ह्यूमन सेना के आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी और वह पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहा था। एम्परर ने भारी स्वर में कहा कि वह स्वॉर्ड टूम के दानवों का संहार नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वे खुद मौत को बुला रहे हैं, इसलिए अब उसे कठोर होना पड़ेगा। उसकी आवाज अचानक चारों दिशाओं से गूंज उठी। फिर उसने केवल एक शब्द कहा, आक्रमण। जैसे ही यह आदेश दिया गया, ह्यूमन सेना के भीतर युद्ध के नगाड़े और सींग बज उठे। उनकी आवाज आकाश को चीरती हुई फैल गई। तुरंत ही लाखों सैनिकों ने एक साथ युद्ध का नारा लगाया और पूरी सेना घास के मैदान में दानवों की ओर बढ़ने लगी। उनके कदमों से धरती कांप उठी और उनकी शक्ति का दृश्य भयावह था। दूसरी ओर लंकेश ने भी दानव भाषा में हमला करने का आदेश दे दिया। क्षण भर में करोड़ों दानव एक साथ गर्जना करते हुए ह्यूमन सेना की ओर दौड़ पड़े। वे समुद्र की लहरों की तरह उमड़ते चले आ रहे थे। स्वॉर्ड टूम के फॉर्मेशन के कारण कोई भी उड़ नहीं सकता था, लेकिन बड़ी संख्या में उड़ने वाले दानव आकाश में छा गए और ऊपर से हमला करने लगे। दोनों सेनाएं तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं और कुछ ही क्षणों में घास के मैदान के बीचों बीच उनकी टक्कर होने वाली थी। इसी समय लंकेश ने अचानक एक लंबी गर्जना की और दूर खड़ी ह्यूमन सेना पर पहला प्रहार किया। उसने अपने दानवी ऊर्जा से एक विशाल हथेली का आकार बनाया जो हवा में बदलकर एक विशाल बकरे के रूप में बदल गई। वह दानवी बकरा सिर झुकाकर अपने सींगों के साथ ह्यूमन सेना की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन ठीक उसी समय शून्य में एक और विशाल हथेली प्रकट हुई और उसने उस बकरे को रोक लिया। गंगा ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही तकनीक है जिसे पहले वॉइड ब्रेकिंग पाम कहा जाता था और अब शाह गुप्ता परिवार में इसे वॉइड पाम के नाम से जाना जाता है। दोनों शक्तियों के टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और एम्परर की हथेली ने उस दानवी बकरे को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। इससे साफ था कि एम्परर की शक्ति लंकेश से कहीं अधिक थी। लंकेश का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में युद्ध की आग अभी भी जल रही थी। उसने अपनी दानवी ऊर्जा को केंद्रित किया और शून्य में छिपे एम्परर की स्थिति को खोज लिया। अचानक वह बाएं दिशा में तेजी से दौड़ा। उसका शरीर दानवी ऊर्जा से घिर गया और वह एक विशाल सफेद बकरे के रूप में बदल गया। उसकी शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। वह सिर झुकाकर पूरी गति से शून्य की ओर हमला करने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा में भयंकर झटके उठे, घास उखड़ गई, धरती फट गई और ह्यूमन सेना के अग्रिम सैनिक दूर जा गिरे। कुछ कमजोर सैनिक तो इस झटके से ही खून उगलते हुए वहीं मर गए। तुरंत अधिकारियों ने आदेश दिया कि उस क्षेत्र से सेना को हटाकर दूसरी दिशा से आगे बढ़ाया जाए ताकि और सैनिक न मारे जाएं। गंगा ने ये दृश्य देखकर गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि अनडाइंग रेल्म की शक्ति सच में भयानक होती है। लंकेश की ताकत फायर टावर में देखे गए थंडर कैट से भी कई गुना अधिक थी। लेकिन तभी शून्य से एम्परर की शांत आवाज फिर सुनाई दी। उसने कहा कि लंकेश को अभी भी हेवनली सेंट एम्पायर की असली शक्ति का अंदाजा नहीं है। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास और दबदबा था कि ऐसा लग रहा था जैसे लंकेश उसके सामने बिल्कुल महत्वहीन हो। आकाश में अचानक एक और विशाल हथेली का आकार उभर आया। यह हथेली 100 मीटर लंबी और चौड़ी थी और गहरे नीले रंग की चमक से भरी हुई थी। स्पष्ट था कि यह घनीभूत स्टार एनर्जी से बनी थी।
इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि जब गंगा ने पहले वॉइड ब्रेकिंग पाम का उपयोग किया था, उससे ये हजारों गुना अधिक शक्तिशाली थी। वो विशाल हथेली लंकेश के सिर के ऊपर प्रकट हुई और बिजली की गति से नीचे गिरते हुए उसके चारों ओर फैली दानवी ऊर्जा पर प्रहार कर गई। एक भयानक विस्फोट हुआ। लंकेश की पूरी शक्ति से बनी दानवी बकरी उस हथेली का सामना ही नहीं कर सकी और एक ही पल में चूर चूर हो गई। टूटते ही उसकी दानवी ऊर्जा असंख्य धारदार टुकड़ों की तरह चारों ओर फैल गई और ह्यूमन सेना की ओर उड़ने लगी। हर एक दानवी ऊर्जा का टुकड़ा सोल कंडेंसेशन रेल्म के एक पूर्ण प्रहार के बराबर था। साधारण सैनिकों के लिए उसे सह पाना असंभव था। अगर वो ऊर्जा सेना में प्रवेश कर जाती तो ह्यूमन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन उसी क्षण आकाश में एक और उससे भी विशाल हथेली प्रकट हुई। वह हथेली फैलकर उस पूरे क्षेत्र को ढकते हुए बंद हो गई और सारी दानवी ऊर्जा को उसी स्थान पर रोक दिया। एक भी कण बाहर नहीं निकल पाया। इसके बाद ऊपर से गिरती हुई पहली हथेली बिना रुके सीधे लंकेश की ओर बढ़ती रही। उस समय लंकेश अपने दानवी रूप में था। उसके चेहरे पर पहली बार भय और आश्चर्य दिखाई दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एम्परर की शक्ति इतनी भयानक होगी कि वह उसे पूरी तरह दबा देगा। उसने तुरंत अपनी दानवी ऊर्जा को एकत्र कर रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन हथेली बहुत तेज थी। भयंकर धमाके के साथ वह हथेली उसके शरीर पर आ गिरी। धरती धंस गई, धूल का विशाल बादल उठ गया और कुछ क्षणों तक किसी को भी लंकेश दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक बात साफ थी, एम्परर ने उसे पूरी तरह कुचल दिया था। हालांकि दोनों अनडाइंग रेल्म के थे, फिर भी उनकी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। ये दृश्य देखकर दोनों पक्षों में भारी हलचल मच गई। ह्यूमन सेना का मनोबल आसमान छूने लगा। सैनिकों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। लेकिन दानव सेना में भय और आश्चर्य फैल गया। उनके दिल कांप उठे। कुछ ही क्षण बाद जब धूल सच्ची ऊर्जा की लहर से हट गई, तो वहां एक विशाल हथेली के आकार का गड्ढा दिखाई दिया। वह सैकड़ों मीटर चौड़ा और गहरा था और नीचे बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। दानव सेना के 6 वॉइड रेल्म विशेषज्ञ घबराकर उस गड्ढे की ओर दौड़े और चिंतित होकर अपने राजा को पुकारने लगे। तभी गड्ढे से एक आकृति तेजी से बाहर कूदी। वह लंकेश था, जिसने फिर से ह्यूमन रूप धारण कर लिया था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, कपड़े फट चुके थे और वह बेहद अस्तव्यस्त दिखाई दे रहा था। उसने पीछे मुड़कर मिंटू और बाकी दानवों को आदेश दिया कि वे पीछे हटें और बाकी मनुष्यों से लड़ें। मिंटू और दूसरे दानव कुछ पल हिचकिचाए, लेकिन फिर दृढ़ निश्चय के साथ ह्यूमन सेना पर टूट पड़े। उधर दोनों सेनाएं अब घास के मैदान के बीच पहुंच चुकी थीं और आमने सामने भिड़ गईं। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही क्षणों में हरी घास खून से लाल हो गई। हर दिशा में चीखें, हड्डियों के टूटने की आवाजें और दानवों की गर्जना गूंजने लगी। संख्या के हिसाब से दानव सेना ह्यूमन सेना से 10 गुना बड़ी थी। लेकिन वे संगठित नहीं थे। उनमें प्रशिक्षण और तालमेल की कमी थी। वे बस अपनी शक्ति के भरोसे लड़ रहे थे। इसके विपरीत ह्यूमन सेना संख्या में कम होते हुए भी अत्यंत अनुशासित थी। उनकी युद्ध संरचनाएं और टीम वर्क इतना सशक्त था कि वे अपनी वास्तविक शक्ति से 3 गुना अधिक क्षमता के साथ लड़ रहे थे। इस कारण संख्या में कम होने के बावजूद वे दानवों को मजबूती से रोकने में सफल हो रहे थे। गंगा भी सेना के साथ दानवों के बीच घुस गया। उसका किसी को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन इतने खतरनाक युद्ध में खुद को बचाने के लिए उसे तलवार उठानी ही पड़ी। उसी समय भीड़ के बीच से एक गुस्से भरी गर्जना सुनाई दी। गंगा ने मुड़कर देखा तो मिंटू तेजी से उसकी ओर आ रहा था। जहां जहां वह गुजरता, साधारण सैनिक उसकी दानवी ऊर्जा की लहर से ही मारे जा रहे थे। उसकी आंखों में गंगा के लिए गहरी नफरत थी। उसके हाथ अचानक भेड़िए के पंजों में बदल गए और वह बेहद भयावह दिखाई देने लगा। वह अपने मित्र प्रीतम की मौत का बदला लेना चाहता था। गंगा भी क्रोध से भर उठा। उसने तलवार निकालते हुए कहा कि असली अपराधी वही है जिसने प्रीतम और लोली को मार डाला। दोनों आमने सामने भिड़ने ही वाले थे कि अचानक एक आकृति बीच में आ गई। वह किशन था। उसने मिंटू को रोकते हुए कहा कि उसका ओपोनेंट वही है। मिंटू ने गुस्से में गरजते हुए अपने पंजे उस पर चलाए, लेकिन किशन ने आसानी से उन्हें टाल दिया और तुरंत पलटकर एक शक्तिशाली लात मारी। उस लात से मिंटू कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा। उसके पीछे खड़ा 100 मीटर ऊंचा एक विशाल हाथी भी उस झटके से गिर पड़ा और उसके नीचे कई दानव और मनुष्य दबकर मर गए। मिंटू उठकर खड़ा हुआ और गंभीर नजर से किशन को देखने लगा। उसने पूछा कि क्या वह भी दानव है। किशन ने शांत स्वर में कहा कि वह आधा दानव है।
मिंटू ने ठंडी आवाज में कहा कि आधा दानव भी आखिर दानव ही होता है, लेकिन उसने मनुष्यों का साथ चुना है, इसलिए वह अपने पूर्वजों को भूलने वाला कमीना है। किशन ने जवाब दिया कि चाहे वह कुछ भी हो, लेकिन मिंटू एक मूर्ख है जो अपनी जाति को विनाश की ओर ले जा रहा है। ये सुनते ही मिंटू ने क्रोध से हमला कर दिया। किशन भी लंबे समय से तैयार था और दोनों भिड़ने ही वाले थे कि अचानक भीड़ के बीच से बिजली की चमक जैसी एक छोटी सी ऊर्जा गेंद निकल कर आए। वो इतनी तेज थी कि मिंटू को देखने तक का मौका नहीं मिला और वह सीधे उसके शरीर से टकरा गई। भयंकर विस्फोट हुआ। बिजली की लपटें उसके शरीर के चारों ओर फैल गईं और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अगले ही पल एक शक्तिशाली पैर उसके सिर पर आ गिरा और उसका सिर पूरी तरह कुचल दिया गया। उसी समय एक तीखी म्याऊं की आवाज गूंजी। एक थंडर कैट बिजली की जाल से घिरी हुई तेजी से भीड़ में दौड़ गई और जहां जहां वह गई वहां वहां दानव बिजली के झटकों से गिरते गए। उनके गिरते ही ह्यूमन सैनिक आगे बढ़कर उन्हें मारने लगे। मिंटू को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रेहान था। उसने अपना पैर पीछे खींचा और आसपास के भयानक युद्ध की परवाह किए बिना किशन की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा कि पहले लिक्शिट ने रूबीना को कैद करके गलती की थी, लेकिन अब लिक्शिट को सजा मिल चुकी है, इसलिए फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी और इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन के बीच पुरानी दुश्मनी को यहीं खत्म कर देना चाहिए। किशन ये सुनकर हैरान रह गया। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा कि अब वो मामला खत्म हो चुका है, लेकिन भविष्य में फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी का कोई भी व्यक्ति रूबीना के ब्लड जेड सिल्कवर्म पर नजर नहीं डालेगा। रेहान ने सिर हिलाकर आश्वासन दिया। फिर वह तुरंत मुड़कर एक और वॉइड रेल्म दानव की ओर झपट पड़ा। लंकेश से लड़ाई एम्परर पहले ही संभाल चुका था, इसलिए बाकी दानव रेहान के सामने टिक ही नहीं सकते थे। मीनटू उसके हाथों मारा गया दूसरा वॉइड रेल्म दानव था। दानवों की संख्या भले ही मनुष्यों से कहीं अधिक थी, लेकिन युद्ध की वास्तविक शक्ति मनुष्यों के पक्ष में स्पष्ट रूप से झुकी हुई थी। विशेषकर वॉइड रेल्म और अनडाइंग रेल्म के स्तर पर मनुष्यों की संख्या दानवों से कहीं अधिक थी। यही उच्च स्तर की युद्ध शक्ति पूरे युद्ध का रुख तय कर रही थी। केवल रेहान ने ही अकेले 3 वॉइड रेल्म दानवों को मार गिराया था। बाकी बचे 3 वॉइड रेल्म दानव भी ह्यूमन विशेषज्ञों से घिर चुके थे और पूरी तरह दबाव में थे। उनका अंत केवल समय की बात रह गया था। जब उच्च स्तर की शक्ति समाप्त हो जाती, तब दानव सेना पूरी तरह नेतृत्वहीन हो जाती। उन कम बुद्धि वाले दानवों में कोई संगठन नहीं था। वे तुरंत तित्रबिर हो जाते और फिर मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं रह जाता। मौजूदा स्थिति देखकर साफ समझ आ रहा था कि दानव जाति पूरी तरह हार चुकी है और मनुष्यों से मुकाबला करने की कोई संभावना नहीं बची है। गंगा ने ये सब देखा और सिर हिलाकर गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि हर दृष्टि से दोनों जातियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। उधर दानव सेना में पहले ही पीछे हटने के संकेत दिखाई देने लगे थे। गंगा को अचानक मिंटू की अभी हुई मौत याद आ गई और उसके मन में दानवों के लिए एक अजीब सी दया भी उठी। ऐसी निडर लेकिन व्यर्थ मौत का आखिर क्या अर्थ था? दूर मैदान में एम्परर और लंकेश की लड़ाई भी लगभग एक तरफा हो चुकी थी। एम्परर की शक्ति इतनी अधिक थी कि लंकेश को लगातार दबाकर मार रहा था। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि एम्परर जानबूझकर उसे तुरंत नहीं मार रहा था। अगर वह चाहता तो एक ही प्रहार में लंकेश का अंत कर सकता था, लेकिन वह शायद इसलिए रुका हुआ था क्योंकि ह्यूमन सेना पहले ही युद्ध में भारी बढ़त बना चुकी थी। लंकेश ने पीछे मुड़कर अपनी बिखरती हुई दानव सेना को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और निराशा भर गई। वह बुदबुदाया कि यह कैसे हो सकता है? क्या मनुष्यों और दानवों के बीच का अंतर वास्तव में इतना बड़ा है कि वे इतनी जल्दी हार जाएं? उस क्षण उसके मन में गहरा दर्द उठा। वह अब तक ये सोच रहा था कि स्वॉर्ड टूम के दानवों को लेकर वह किसी तरह घेरा तोड़ देगा और उन्हें बचा ले जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि यह सब केवल एक भ्रम था। सच्चाई ये थी कि अगर हेवनली सेंट एम्पायर ने इतनी बड़ी सेना भी न भेजी होती, तब भी स्वॉर्ड टूम के चारों ओर मौजूद 12 शहरों की सेनाएं और फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी के विशेषज्ञ ही स्वॉर्ड टूम के दानवों को कुचलने के लिए काफी थे। तभी आकाश में छिपे एम्परर ने एक और प्रहार किया। एक विशाल हथेली की शक्ति ने लंकेश को जमीन पर दबा दिया और वह हिल भी नहीं सका। फिर एम्परर की शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। उसने लंकेश से कहा कि अगर वह सच में स्वॉर्ड टूम के दानवों का नेता है और चाहता है कि वे जीवित रहें, तो उसे तुरंत आदेश देकर युद्ध रुकवाना चाहिए और क को सौंप देना चाहिए। नहीं तो वे सब एक ऐसे व्यक्ति के लिए मर जाएंगे जो उन्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए भड़का रहा है। लंकेश का शरीर खून से लथपथ था।
वह फिर से अपने दानवी रूप में बदल चुका था और एक विशाल हथेली की शक्ति से जमीन पर दबा हुआ था। उस समय वह सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई बकरा वध के लिए पकड़ा गया हो, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अजीबसी दृढ़ता थी। उसने कहा कि उसने एम्परर की शक्ति को कम आंका था, लेकिन उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। उसके अनुसार अगर दानव जाति कभी प्रतिरोध ही न करे तो वे हमेशा मनुष्यों के अधीन रहेंगे। उसने कहा कि एके सही कहता है, अगर किसी बड़े उद्देश्य को हासिल करना है तो किसी न किसी को बलिदान देना ही पड़ता है। भले ही वे सब मर जाएं, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी इच्छा दानव जाति के इतिहास में जीवित रहेगी। एम्परर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि एके ने उसका दिमाग पूरी तरह धो दिया है। उसने पूछा कि क्या लंकेश ने कभी सोचा है कि पश्चिमी महाद्वीप में मारे गए अरबों दानवों की मौत के लिए असली जिम्मेदार कही था। अगर वो सच में महान होता तो सामने आकर इस युद्ध को रोकता। लंकेश ने जवाब दिया कि एके कई दिन पहले ही स्वॉर्ड टूम छोड़कर चला गया है। भले ही उसकी शक्ति कम हो, लेकिन वह उसकी बुद्धि और उसके उद्देश्य की बहुत प्रशंसा करता है। उसके अनुसार एके दानव जाति के उत्थान के लिए लड़ने वाला सच्चा महान व्यक्ति है। ये सुनते ही एम्परर की आवाज में स्पष्ट आश्चर्य झलक उठा। उनका पूरा अभियान एके को पकड़ने के लिए ही था। अगर क पहले ही जा चुका था तो इस युद्ध का अर्थ क्या रह गया था। लेकिन एम्परर ये भी समझता था कि अगर वो स्वॉर्ड टूम के दानवों को पूरी तरह अधीन नहीं करता और उन्हें जाने देता, तो वे निश्चित रूप से बाहर निकलकर मनुष्यों पर हमला करते। उस स्थिति में अनगिनत निर्दोष मनुष्य मारे जाते, और एम्परर के लिए मनुष्यों का जीवन सबसे अधिक जरूरी था। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने अचानक अपनी विशाल हथेली को बंद कर दिया। भयंकर धमाके के साथ लंकेश, स्वॉर्ड टूम का डेमन किंग और अनडाइंग रेल्म का शक्तिशाली दानव पूरी तरह कुचलकर मार दिया गया। ये दृश्य देखकर गंगा के मन में गहरी हलचल उठी। उसने सोचा कि आखिर इस युद्ध में सही कौन है और गलत कौन। लेकिन अंत में सच्चाई यही थी कि जीत हमेशा शक्तिशाली की होती है। लंकेश की मृत्यु के बाद एम्परर ने दानव भाषा में जोर से घोषणा की कि लंकेश को दंड दिया जा चुका है और जो भी अब भी विरोध करेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। लेकिन स्वॉर्ड टूम के अक्सर निचले स्तर के दानव इस भाषा को समझ ही नहीं सकते थे। वे अभी भी पागलों की तरह हमला करते रहे। हालांकि जब कंडेंसेशन रेल्म के दानवों ने लंकेश की मौत देखी तो वे तुरंत भागने लगे। बाकी बचे 3 वॉइड रेल्म दानव भी रेहान और अन्य ह्यूमन विशेषज्ञों के हाथों मारे गए। एक भी जीवित नहीं बचा। लगभग 15 मिनट बाद जब ऊंचे स्तर के दानव भागने लगे और ह्यूमन सेना पूरी तरह अजेय दिखने लगी, तब निम्न स्तर के दानवों ने भी लड़ाई छोड़ दी और अव्यवस्थित तरीके से भागने लगे। लेकिन ह्यूमन सैनिक अब पूरी तरह युद्ध के उन्माद में थे और उनका पीछा करते रहे। एम्परर ने तुरंत सेना को रोकने का आदेश नहीं दिया। वह चाहता था कि स्वॉर्ड टूम के दानव इतने भयभीत हो जाएं कि भविष्य में फिर कभी मनुष्यों के खिलाफ युद्ध का विचार भी न करें। ये पीछा आधे दिन तक चलता रहा। ह्यूमन सेना ने घास के मैदान से लगभग 100 मील तक दानवों का पीछा किया। तब जाकर एम्परर ने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। जब वे फिर से मैदान में लौटे तो वह कभी हरा भरा मैदान अब पूरी तरह लाल हो चुका था। हर तरफ मनुष्यों और दानवों की लाशें बिखरी हुई थीं। ये युद्ध का वास्तविक रूप था, खून और मौत से भरा हुआ। गंगा ने ये दृश्य देखा और गहरी सांस ली। उसके मन में बहुत उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली दुष्ट कौन था। जब मिंटू मरा था तब उसे लगा था कि वह मूर्ख दानव मरना ही चाहिए था। लेकिन फिर उसे लगा कि मिंटू वास्तव में केवल अपने विश्वास के कारण मर गया। जब लंकेश मरा तो उसे लगा कि वो मूर्ख डेमन किंग अपने कर्मों की सजा पा गया। लेकिन दूसरी तरफ लंकेश अपनी जाति के उत्थान के लिए निडर होकर लड़ रहा था। क्या वो वास्तव में गलत था? गंगा के मन में भावनाएं उलझ गईं। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि उसे केवल अपनी जिंदगी की चिंता करनी चाहिए। इतने बड़े जातीय संघर्षों को समझना उसके बस की बात नहीं है। उसी समय स्वॉर्ड टूम के बाहर से बाकी 11 शहरों की सेनाएं भी पहुंच गईं। स्पष्ट था कि एम्परर पूरी तैयारी के साथ आया था। अगर स्वॉर्ड टूम के दानव कुछ और देर टिके रहते तो ये 11 सेनाएं उन्हें चारों ओर से घेरकर पूरी तरह नष्ट कर देतीं। लेकिन दानव सेना इतनी जल्दी हार गई कि उन सेनाओं के पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सैनिक युद्धभूमि को साफ करने लगे। ह्यूमन सैनिकों की लाशों को सम्मानपूर्वक ले जाया गया और दानवों के शरीरों से उनके डेमन कॉज निकालकर उन्हें वहीं दफना दिया गया। बाकी काम अधीन सैनिकों को सौंप दिया गया।
एम्परर के आदेश पर रेहान, किशन और बाकी विशेषज्ञ वापस लौटने लगे और स्वॉर्ड टूम से बाहर निकल गए। गंगा के मन में एक ही इच्छा थी, वह प्रीतम और लोली की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था। उनकी मौत में कहीं न कहीं उसका भी संबंध था और उसे इसके लिए गहरा अपराध बोध हो रहा था। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ दफनाया गया है। इसी बीच अचानक ब्लू ब्लड एंट उसके कब्जों से निकलकर उड़ गई और स्वॉर्ड टूम की गहराई की ओर जाने लगी। गंगा ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछा कि वह कहाँ जा रही है। ब्लू ब्लड एंट की आवाज़ कांप रही थी। उसने आंसुओं से भरी आवाज़ में कहा कि वह अपनी माँ को ढूंढने जा रही है। उसे अभी अभी मिंटू की बातों से पता चला था कि उसकी माँ मारी जा चुकी है और यह खबर उसके दिल को तोड़ चुकी थी। गंगा ने ब्लू ब्लड एंट को शक भरी नज़र से देखा और पूछा कि क्या उसे सच में पता है कि उसकी माँ कहाँ है। ब्लू ब्लड एंट ने अपनी एंटेना हिलाई और सिर हिलाकर कहा कि वह उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता है, लेकिन वह एहसास बहुत हल्का है, इसलिए वह पूरी तरह निश्चित नहीं है। अगर उसे महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ब्लू ब्लड एंट क्वीन अभी जीवित हो। ये सोचकर गंगा के मन में उम्मीद जाग उठी। अगर उसे बचाने की जरा भी संभावना है तो वह उसे खोना नहीं चाहता था। उसने उत्साहित होकर कहा कि उसे रास्ता दिखाए। ब्लू ब्लड एंट आगे उड़ने लगा और गंगा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे वो मुख्य सेना से दूर निकल गया। जब तक रूबीना को पता चलता कि गंगा गायब है तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। घास के मैदान से निकलकर वे दोनों एक घने उष्णकटिबंधीय जंगल में पहुंच गए। कुछ देर बाद गंगा ने देखा कि ब्लू ब्लड एंट जिस दिशा में जा रहा है वह सीधे डेथ स्वॉर्ड डोमेन की ओर है और वे लगातार उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं। अचानक पास से एक गहरी दहाड़ सुनाई दी। तुरंत ही एक विशाल आकृति झाड़ियों से निकलकर गंगा के सामने आ खड़ी हुई। वो एक विशाल भालू था। गंगा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह स्नो क्राउन बेयर है, एक मध्य स्तर का सोल कंडेंसेशन रेल्म दानव। ऐसे दानव को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। स्नो क्राउन बेयर ने उसे घूरते हुए कहा कि वह उसे पहचानता है। उसने कहा कि ह्यूमन के साथ युद्ध के दौरान गंगा ने उनके राजा के सामने अभद्र बातें कही थीं और प्रीतम को भी भड़काया था। गंगा ने शांत स्वर में कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और उसे रास्ता दे देना चाहिए। लेकिन स्नो क्राउन बेयर की आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसने कहा कि मनुष्यों ने उनके क्षेत्र में घुसकर उसके लोगों का कत्लेआम किया है। अब जब उसे एक मनुष्य मिला है तो वह उसे कैसे छोड़ सकता है। इतना कहकर वह गंगा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसने बस एक ही कदम उठाया था कि उसका शरीर अचानक कठोर हो गया। वह वहीं गिर पड़ा और हिल भी नहीं सका। गंगा ने पीछे देखा। ब्लू ब्लड एंट उड़कर स्नो क्राउन बेयर की पीठ पर पहुंचा हुआ था और उसने किसी अजीब तरीके से उसे लकवाग्रस्त कर दिया था। ब्लू ब्लड एंट ने गंगा की ओर देखा और बिना रुके आगे उड़ गया। उसकी मां को ढूंढने की बेचैनी बहुत अधिक थी। गंगा ने स्नो क्राउन बेयर को देखा और कहा कि वह दानव जाति का दुश्मन नहीं है। उसका असली दुश्मन का है जो उन्हें मरवाना चाहता है। लेकिन उसने स्नो क्राउन बेयर को मारा नहीं और ब्लू ब्लड एंट के पीछे आगे बढ़ गया। इसके बाद रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिला। कुछ देर बाद वे स्वॉर्ड करेज डोमेन और डेथ स्वॉर्ड डोमेन की सीमा पर पहुंच गए। गंगा पहले कभी यहां नहीं आया था, लेकिन वह जानता था कि आगे डेथ स्वॉर्ड डोमेन शुरू होता है, क्योंकि सामने का पूरा इलाका अजीब अंधेरे में डूबा हुआ था। वो इतना काला था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्लू ब्लड एंट फिर भी उसी अंधेरे में उड़ने लगा। गंगा ने जल्दी से कहा कि क्या वो सच में अंदर जाना चाहता है। उसने समझाया कि डेथ स्वॉर्ड डोमेन एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। जो भी उसमें प्रवेश करता है उसके जीवित लौटने की संभावना बहुत कम होती है। उसकी मां शायद अंदर नहीं हो सकती, लेकिन ब्लू ब्लड एंट ने दृढ़ स्वर में कहा कि उसे साफ साफ महसूस हो रहा है कि उसकी मां अंदर ही है। गंगा उलझन में पड़ गया। वह खुद भी लोली और प्रीतम को ढूंढना चाहता था, लेकिन डेथ स्वॉर्ड डोमेन इतना खतरनाक था कि अनडाइंग रेल्म के विशेषज्ञ भी कभी कभी अंदर जाकर वापस नहीं लौटते थे। वो तो सिर्फ स्पिरिचुअल रेल्म का साधक था। अंदर जाना लगभग निश्चित मृत्यु जैसा था। जब वो सोच ही रहा था, ब्लू ब्लड एंट इंतजार नहीं कर सका और सीधे अंधेरे में उड़ गया। गंगा का चेहरा बदल गया। उसने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने दांत भींचे और खुद भी उस अंधेरे में कदम रख दिया। अंदर बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना गहरा अंधेरा था कि उसने अपनी आंखों में ट्रू एनर्जी भरकर देखने की कोशिश की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ।
उसी समय अचानक अनगिनत नकारात्मक भावनाएं उसके दिमाग में घुसने लगीं। दुख, पीड़ा, निराशा, नफरत, अवसाद और क्रोध सब एक साथ उसके मन पर हमला करने लगे। उसका सिर फटने लगा और वह लगभग बेहोश होने वाला था। तभी अचानक उसके मन में एक आवाज़ गूंजी। वह मास्टर की आवाज़ थी। उस आवाज़ के साथ ही गंगा होश में आ गया और सारी नकारात्मक भावनाएं दब गईं। मास्टर ने पूछा कि क्या वह ठीक है। गंगा ने अपने डिवाइन सेंस से उससे पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि यहाँ शायद कोई बड़ा फॉर्मेशन बना हुआ है। संभव है कि यह स्टार सी डेमन रेस द्वारा बनाया गया हो। लेकिन वह भी हैरान था कि उस जगह की दानव जाति डार्क स्टार रीजन तक क्यों आएगी। गंगा ने पूछा कि क्या ये जगह खतरनाक है और क्या वह आगे जा सकता है। मास्टर ने कहा कि यह फॉर्मेशन सिर्फ लोगों को भ्रमित करता है और उनके मन में नकारात्मक भावनाएं भर देता है। अगर वह साथ है तो गंगा इससे सुरक्षित रहेगा, लेकिन असली खतरा यह है कि इस अंधेरे में और क्या छिपा हुआ है यह कोई नहीं जानता। गंगा ने सोचा कि वॉइड रेल्म से ऊपर के दानव युद्ध में मर चुके हैं। बाकी दानव शायद इस जगह में आने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए वह कंपैरेटिवली सुरक्षित हो सकता है। मास्टर ने बस इतना कहा कि उसे मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वह मरा तो मास्टर भी खत्म हो जाएगा। गंगा हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि वह ऐसा होने नहीं देगा। फिर उसने पर्पल नेदर फ्लेम जला दी। बैंगनी आग की रोशनी से आसपास थोड़ा उजाला हुआ, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि केवल 5 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। जमीन काली और फटी हुई थी, कहीं कोई पौधा नहीं था। हवा में चमकते हुए पाउडर जैसे कण तैर रहे थे, जो किसी पराग जैसे लग रहे थे। जहर से बचने के लिए गंगा ने अपनी सांस रोक ली। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ब्लू ब्लड एंट को पुकारने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर हल्की सी हरकत महसूस हुई। ब्लू ब्लड एंट उसके कंधे पर आकर बैठ गया था और अपने डिवाइन सेंस के जरिए डर की भावना भेज रहा था। गंगा ने मास्टर से पूछा कि ब्लू ब्लड एंट उस फॉर्मेशन से प्रभावित क्यों नहीं हुआ। मास्टर ने कहा कि वह भी प्रभावित हुआ होगा, लेकिन अपनी मां को ढूंढने की उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि उसने खुद को संभाल लिया। गंगा ने सिर हिलाया और ब्लू ब्लड एंट से पूछा कि उसकी मां किस दिशा में है। ब्लू ब्लड एंट ने आसपास महसूस करने की कोशिश की और कहा कि यहाँ बहुत व्यवधान है। वह केवल इतना बता सकता है कि उसकी मां बाईं और आगे की दिशा में है। गंगा उसी दिशा में चल पड़ा। करीब 100 कदम चलने के बाद ब्लू ब्लड एंट ने कहा कि अब उसे एहसास थोड़ा साफ हो रहा है और उन्हें थोड़ा दाईं ओर मुड़ना चाहिए। इस तरह वह उसकी दिशा बताता रहा और गंगा उसके पीछे चलता रहा। चारों तरफ केवल अंधेरा था और समय का भी कोई अंदाजा नहीं था। तभी अचानक गंगा के पैर किसी चीज से टकरा गए। जब उसने पर्पल फ्लेम की रोशनी नीचे डाली तो वह चौंक गया। वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था, उस पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस कंकाल के कपड़े बिल्कुल नए थे, जैसे अभी अभी पहनाए गए हों। गंगा ने ध्यान से देखा, उसे एहसास हुआ कि यह कंकाल हाल ही में मरा है। फिर जब उसने और ध्यान से देखा तो उसका दिल दहल गया। वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि ब्लू ब्लड एंट क्वीन लोली का था। गंगा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि लोली की लाश यहाँ कैसे पहुंची। उसी समय ब्लू ब्लड एंट ने उत्सुकता से कहा कि उसकी मां अभी भी आगे है और उन्हें जल्दी चलना चाहिए। गंगा को ये बेहद अजीब लगा। लोली का शरीर यहाँ पड़ा था, फिर भी ब्लू ब्लड एंट उसकी मौजूदगी आगे महसूस कर रहा था। क्या ये कोई जाल था? गंगा ने ब्लू ब्लड एंट से सच्चाई छिपाए। उसने कहा कि यह कंकाल बहुत दयनीय है और पहले उसे दफनाना चाहिए। उसने लोली के कंकाल को दफना दिया। फिर उसने ब्लू ब्लड एंट से पूछा कि क्या वह सच में यकीन से कह सकता है कि उसकी मां आगे है। ब्लू ब्लड एंट ने बिना झिझक कहा कि उसका एहसास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो रहा है और उसकी मां निश्चित रूप से उसी दिशा में है। गंगा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने ब्लू ब्लड एंट की ओर सिर हिलाकर कहा कि अगर उसे यकीन है तो वे आगे बढ़ते रहेंगे। ब्लू ब्लड एंट क्वीन तो मर चुकी थी, लेकिन गंगा को समझ नहीं आ रहा था कि ब्लू ब्लड एंट आखिर क्या महसूस कर रहा है। उसके मन में जिज्ञासा भी थी और शक भी, इसलिए वह जानना चाहता था कि आगे क्या है। वे दोनों काफी देर तक चलते रहे। गंगा को अंदाजा भी नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। अचानक दूर सामने अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। शुरुआत में वो बहुत छोटी छोटी बिंदुओं जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे वह तेज और बड़ी होती गई, मानो किसी ने अंधेरे में आग जला दी हो। लेकिन वह रोशनी बिल्कुल स्थिर थी। जब गंगा थोड़ा और पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह आग नहीं है।
अंधेरे में किसी सफ़ेद धुंध जैसी चमक फैली हुई थी। ब्लू ब्लड एंट ने उसी दिशा में इशारा किया और कहा कि उसकी माँ वहीं है। गंगा की भौहें सिकुड़ गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह जगह सुरक्षित नहीं हो सकती। सावधानी बरतने के लिए उसने तुरंत पर्पल नेदर फ्लेम बुझा दी और धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, दृश्य स्पष्ट होता गया। असल में वह लगभग 1 किलोमीटर के दायरे वाला इलाका था। दूर से वह केवल एक बिंदु जैसा दिख रहा था क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी। जो सफ़ेद धुंध दिखाई दे रही थी वह वास्तव में धुंध नहीं थी। उस क्षेत्र के चारों ओर कुछ अजीब पेड़ उगे हुए थे। उन पेड़ों की पत्तियां सफ़ेद और धुंध जैसी थीं, इसलिए दूर से वह पूरा इलाका किसी धुंध से भरा हुआ लगता था। उस रोशनी का सोर्स क्या था, यह अभी भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रोशनी ठीक उन्हीं अजीब पेड़ों की सीमा तक फैली हुई थी। गंगा ने ब्लू ब्लड एंट को अपनी जेब में रख लिया और उससे कहा कि वह वहीं चुपचाप रहे। फिर उसने अपनी पर्पल नेदर फ्लेम भी छिपा दी और सावधानी से उस रोशनी वाले इलाके के पास पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उस रोशनी के बीचों बीच एक विशाल पाल वाला जहाज टूटा हुआ पड़ा है। वह जहाज बीच से 2 हिस्सों में टूट चुका था। उसमें जगह जगह बड़े बड़े छेद थे और चारों ओर उसके टूटे हुए हिस्से बिखरे पड़े थे। उन सब पर मोटी धूल जमी हुई थी। स्पष्ट था कि यह जहाज बहुत लंबे समय से यहाँ पड़ा हुआ है। फिर भी उसमें एक अजीब सी एंशंटता और रहस्यमय आभा थी। गंगा ने ध्यान से देखा। धूल के बावजूद उसे जहाज के किनारे पर लिखे कुछ शब्द दिखाई दिए। वह डेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, स्टारफील्ड शटल। ये पढ़कर गंगा चौंक गया। स्टारफील्ड शटल का मतलब था ऐसा जहाज जो तारों के बीच यात्रा कर सकता है। यानी यह एक स्पेस यात्रा करने वाला जहाज था। वह मास्टर से पूछने ही वाला था कि तभी मास्टर की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। मास्टर ने कहा कि यह मिरियड डेमन स्टार रेल्म का स्टारफील्ड शटल है। गंगा हैरान रह गया और उसने पूछा कि मिरियड डेमन स्टार रेल्म क्या है। मास्टर ने गंभीर स्वर में समझाया कि विशाल स्टार सी में दानव जाति के कई क्षेत्र हैं। उनमें कुल 36 स्टारफील्ड्स हैं जिन्हें मिलाकर मिरियड डेमन स्टार रेल्म कहा जाता है। वो पूरी तरह दानव जाति के कंट्रोल में है। जो भी जाति वहां जाती है उसे दानवों के अधीन रहना पड़ता है। वहां दानव जाति इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। और वहां के दानव इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी ताकत की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सुनकर गंगा को गहरा आश्चर्य हुआ। उसे महसूस हुआ कि स्टार सी वास्तव में अनंत है और उसे अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मास्टर ने हंसते हुए कहा कि उसने भी स्टार सी का केवल 10वां हिस्सा ही देखा है। मिरियड डेमन स्टार रेल्म के बारे में उसने केवल सुना है, वहां कभी गया नहीं। लेकिन अगर वह अपने चरम समय में भी वहां गया होता और दानवों की नज़र में आ जाता तो भी वहां से सुरक्षित निकलना आसान नहीं होता। गंगा ने फिर उस जहाज की ओर देखा और पूछा कि अगर यह मिरियड डेमन स्टार रेल्म का जहाज है तो यहाँ ब्लैक स्टार पर कैसे आया, और डेथ्सवॉर्ड डोमेन का इससे क्या संबंध है। मास्टर ने समझाया कि यह जहाज यहाँ उतरा नहीं था बल्कि दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा था। जो दानव इसमें सवार थे वे या तो मर गए होंगे या फिर इस निम्न स्तर के ग्रह ब्लैक स्टार को छोड़कर जा चुके होंगे। डेथ्सवॉर्ड डोमेन में जो अंधेरा फैला है वो शायद इसी जहाज के किसी टूटे हुए फॉर्मेशन प्लेट की वजह से है। जब वो फॉर्मेशन खराब हो गया तो उसकी शक्ति इधर उधर फैलने लगी और यही अंधकार में क्षेत्र बन गया। गंगा ने अनुमान लगाया कि इसका मतलब ये जहाज हजारों साल से यहाँ पड़ा हुआ है। मास्टर ने कहा कि जब वह पहली बार ब्लैक स्टार आया था तब भी डेथ्सवॉर्ड डोमेन मौजूद था। लेकिन उसने उस समय इस जगह पर ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो वह इस जहाज को जरूर ले जाता। गंगा ने मजाक में कहा कि एक टूटा हुआ जहाज उसके किस काम का होता। मास्टर हंस पड़ा और बोला कि वह इसे ठीक कर सकता था। अगर यह स्टारफील्ड शटल ठीक हो जाए तो इससे तारों के बीच यात्रा की जा सकती है। और अगर वो खुद इसका इस्तेमाल न भी करे तो स्टार सी में इसे बेचकर बहुत बड़ी कीमत मिल सकती है। साथ ही इसके अंदर बहुत सारे खजाने भी हो सकते हैं। ये सुनकर गंगा की आंखें चमक उठीं। लेकिन मास्टर ने कहा कि अब वो इसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उसका शरीर नहीं है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी पर्याप्त नहीं है। अगर गंगा इसे ठीक करना चाहता है तो उसे पहले 3 फेजेस रेल्म तक पहुंचना होगा। ये सुनकर गंगा थोड़ा निराश हुआ। फिर भी उसने जहाज की ओर देखा और सोचा कि अगर इसमें सवार दानव मर चुके हैं तो शायद अंदर बहुत सारे खजाने अभी भी पड़े हों। वो अंदर जाकर खोज करना चाहता था। मास्टर ने कहा कि ऐसा हो सकता है,
लेकिन उनमें से अधिकतर चीज़ें दानव जाति की होंगी जिन्हें मनुष्य उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें केवल कैनन को दिया जा सकता है। गंगा ने मजाक में कहा कि कहीं शिवमटा कुत्ता फिर सब कुछ न निगल जाए। इतना सोचकर वह रोशनी वाले इलाके में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक कदमों की आवाज़ आए। कोई उस टूटे हुए जहाज से बाहर आ रहा था। गंगा तुरंत अंधेरे में छिप गया और अपनी आभा पूरी तरह दबा ली। उसने चुपचाप उस दिशा में देखा। जहाज के टूटे हुए हिस्से से दो आकृतियां बाहर निकलीं। जैसे ही गंगा ने उनके चेहरे साफ देखे, वो दंग रह गया। वे दो लोग थे, AK 9-headed वुल्फ किंग और यूजी सोल डिवावरिंग गोल्डन रैट। गंगा का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर क और यूजी ने उसे देख लिया तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। युद्ध के दौरान लंकेश ने कहा था कि AK की शक्ति अब वॉइड रेल्म तक पहुंच चुकी है और यूजी की शक्ति भी लगभग उसी स्तर की होनी चाहिए। गंगा चुपचाप छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। AK ने उस जहाज की ओर देखते हुए कहा कि यह स्टारफील्ड शटल उनके मिरियड डेमन स्टार रेल्म का ही होना चाहिए। लेकिन जहाज में कोई लाश नहीं है, इसलिए ये पता नहीं चल रहा कि यह किस स्टार रेल्म का है। संभव है कि ये दुर्घटनाग्रस्त होकर ब्लैक स्टार पर गिर गया हो। ये सुनकर गंगा और मास्टर दोनों चौंक गए। वे जानते थे कि क और यूजी बाहरी वर्ल्ड के दानव हैं, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वे सीधे मिरियड डेमन स्टार रेल्म से आए हैं। यूजी ने कुछ देर सोचा और कहा कि अफसोस की बात यह है कि वे जहाज के अंदर रखे खजाने के बक्से नहीं खोल पा रहे। यहाँ तक कि वे उन्हें साथ भी नहीं ले जा सकते। AK ने अफसोस के साथ कहा कि ब्लैक स्टार पर वे भले ही शक्तिशाली हों, लेकिन मिरियड डेमन स्टार रेल्म में वे केवल निम्न मध्य स्तर के दानव माने जाते हैं। स्टारफील्ड शटल को केवल 3 फेजेस रेल्म से ऊपर के दानव साधक ही नियंत्रित कर सकते हैं और जहाज के अंदर मौजूद फॉर्मेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि वे उन्हें तोड़ भी नहीं सकते। इसी वजह से वे उन खजाने के बक्सों को खोल भी नहीं पा रहे और न ही उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। यूजी ने उस टूटे हुए जहाज को ध्यान से देखते हुए कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह इंटरस्टेलर शटल किस स्टार सिस्टम का है। उसकी राय में ये जहाज किसी खजाने की रक्षा करते हुए किसी आपदा में फंस गया होगा, इसलिए ब्लैक स्टार पर आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। AK ने कुछ देर सोचकर कहा कि सामान्य स्टारफील्ड शटल्स तो 10-10 हज़ार मीटर लंबे होते हैं, लेकिन ये जहाज केवल कुछ 100 मीटर का है। इससे लगता है कि यह किसी व्यक्तिगत उपयोग का जहाज है। उसके अनुमान से यह जहाज किसी ऐसे शाहगुप्ता परिवार का हो सकता है जो किसी पूरे स्टारफील्ड पर शासन करता हो। यूजी ने कहा कि अगर यह सच में किसी शाहगुप्ता परिवार का जहाज है तो इसके खजाने के बक्सों में रखी चीजें और भी ज्यादा कीमती होंगी। अगर वे उन्हें प्राप्त कर लें तो उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। AK भी उन खजानों के लिए बेहद लालायित था। वह जहाज के किनारे तक गया और हाथ उठाकर हवा की एक लहर पैदा की जिससे जहाज पर जमी हुई धूल उड़ गई। वह देखना चाहता था कि कहीं जहाज पर कोई छिपे हुए चिन्ह या लिखावट तो नहीं है। लेकिन जैसे ही धूल साफ हुई, उसे कुछ अलग दिखाई दिया। जहाज के ढांचे पर हल्के हल्के निशान उभर आए थे। AK की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ से और धूल हटाई और वहां एक छोटा सा चिन्ह दिखाई दिया जो कुत्ते के पंजे के निशान जैसा था। अब क और यूजी दोनों उलझन में पड़ गए। वे कभी मिरियड डेमन स्टार रेल्म के दानव रहे थे, लेकिन वे केवल एक ही स्टार रीजन में रहते थे और दूसरे क्षेत्रों के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मिरियड डेमन स्टार रेल्म के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे, वो अधिकतर किताबों से ही पढ़ा था। यहाँ तक कि उनका पुराना नेता चिराग, जो 3 फेजेस रेल्म तक पहुँच गया था, भी पूरे मिरियड डेमन स्टार रेल्म के बारे में सब कुछ नहीं जानता था। यूजी काफ़ी देर तक उस चिन्ह को घूरता रहा। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं और उसने आश्चर्य से कहा कि यह शायद डॉग डिवावरिंग स्टारफील्ड का चिन्ह हो सकता है। ये सुनते ही क का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि डॉग डिवावरिंग स्टारफील्ड तो 7 राक्षस राजा समय से एक के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस क्षेत्र का स्टारफील्ड शटल ब्लैक स्टार पर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यूजी ने धीरे से कहा कि अगर यह सच में कुत्ते के पंजे का चिन्ह है तो फिर कोई दूसरा स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। क ने चारों ओर देखा और जहाज के टूटे हुए हिस्से से अंदर की ओर जाते हुए कहा कि वे जहाज के अंदर जाकर अच्छी तरह जांच करें और देखें कि कहीं और भी कोई चिन्ह मौजूद है या नहीं। यूजी ने सिर हिलाया और दोनों जहाज के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर गए, गंगा अंधेरे से बाहर निकला। उसने उस विशाल जहाज की ओर देखा, फिर तुरंत अपनी चेतना को सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भेजकर मास्टर से पूछा कि 7 राक्षस राजा आखिर कौन है और डॉग डिवावरिंग स्टारफील्ड क्या है। मास्टर ने गंभीर स्वर में बताया कि 7 राक्षस राजा असाधारण अस्तित्व हैं।
उनकी प्रतिभा, शक्ति और हर पहलू स्टार सी में सर्वोच्च स्तर का है। पूरे स्टार सी में बहुत कम ह्यूमन या दानव साधक ऐसे हैं जो उनसे तुलना कर सकें। वे वास्तव में पूरे स्टार सी के सबसे महान पर्सन्स में गिने जाते हैं। गंगा ये सुनकर हैरान रह गया और उसने मजाक में मास्टर से पूछा कि उसकी तुलना 7 राक्षस राजा से कैसे की जा सकती है। मास्टर मुस्कुराया लेकिन इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने आगे बताया कि उसने मिरियड डेमन स्टार रेल्म को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, लेकिन वह जानता है कि 7 राक्षस राजा में ड्रैगन, फीनिक्स, एप, ब्लैक टॉर्टोइस, टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और डॉग शामिल हैं। ये सातों सम्राट मिरियड डेमन स्टार रेल्म के अलग-अलग स्टार रीजन्स पर शासन करते हैं। बाकी क्षेत्रों को कुछ हद तक स्वतंत्रता होती है, लेकिन फिर भी उन्हें इन सातों के निर्णयों का सम्मान करना पड़ता है। इन सातों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमय है डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा। गंगा ने तुरंत पूछा कि इन सातों में से डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा कौन है। मास्टर ने कहा कि वह डॉग राक्षस राजा है। फिर उसने बताया कि बाकी 6 राक्षस राजा शक्तिशाली और महान रक्तवंश में पैदा हुए थे। जन्म से ही उनकी क्षमता 3 फेजेस रेल्म तक पहुंचने की थी और उनके परिवारों ने भी उन्हें बहुत समर्थन दिया। लेकिन डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा अलग था। उसका रक्तवंश बहुत कमजोर था और उसका नेचुरल सीमा केवल कॉ फॉर्मेशन रेल्म तक ही थी। लेकिन किसी अद्भुत संयोग के कारण उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई और अंततः वह राक्षस राजा के पद तक पहुंच गया। इसलिए वह साधारण दानवों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया। मास्टर ने मजाक में कहा कि शायद गंगा का साथी डापाओ भी डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा के वंश से हो सकता है। गंगा ने तुरंत हंसते हुए कहा कि डापाओ तो बस ब्लैक माउंटेन के नीचे मिला एक आवारा कुत्ता था। अगर उसने 10,000 डेमन टोकन न पाया होता तो शायद वह अब तक मर चुका होता। मास्टर भी जानता था कि वह केवल मजाक कर रहा था। फिर उसने डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा की कहानी आगे बताई। उसने कहा कि बाद में डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा को 10,000 डेमन टोकन भी मिल गया था, लेकिन उसने उस टोकन का उपयोग दानवों को आदेश देने के लिए नहीं किया। उसने उसे छिपाकर रख दिया क्योंकि उसका मानना था कि दानव जाति को शांति से रहना चाहिए, न कि एक दूसरे पर शासन करना चाहिए। लेकिन बाकी 6 राक्षस राजा ऐसा नहीं सोचते थे। वे सभी उस टोकन को हासिल करना चाहते थे। इसलिए वे एक एक करके डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा से लड़ने गए, लेकिन हर बार वे हार गए। बाद में 6 राक्षस राजा ने मिलकर उस पर हमला किया। तब डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा ने 10,000 डेमन टोकन निकाल लिया। उस टोकन की शक्ति के सामने बाकी 6 राक्षस राजा को पीछे हटना पड़ा और अंततः वे सब शांत हो गए। उस घटना के बाद मिरियड डेमन स्टार रेल्म में बड़े युद्ध बंद हो गए और कोई भी डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी सुनकर गंगा ने गहरी सांस ली और कहा कि वह सच में एक महान और रहस्यमय व्यक्ति रहा होगा। फिर उसने पूछा कि क्या डॉग डिवावरिंग स्टारफील्ड, जिसका कर ने जिक्र किया, उसी डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा का क्षेत्र है। मास्टर ने कहा कि हाँ, अगर वह चिन्ह सही है तो ये जहाज संभवतः उसी क्षेत्र से आया है। लेकिन मास्टर को एक बात अजीब लग रही थी। डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा का असली चिन्ह किसी प्यारे कुत्ते के पंजे जैसा नहीं बल्कि एक भयानक कुत्ते के सिर जैसा होता है। गंगा ने यह सुनकर सोचना शुरू किया। 10,000 डेमन टोकन अर्थ मार्शल स्टार पर गिरा। डॉग डिवावरिंग स्टारफील्ड का जहाज ब्लैक स्टार पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 10,000 डेमन टोकन डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा के पास था। क्या इन सब घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है? उसने अनुमान लगाया कि क्या ऐसा हो सकता है कि डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा इसी जहाज से ब्लैक स्टार आया हो और फिर 10,000 डेमन टोकन लेकर अर्थ मार्शल स्टार चला गया हो। मास्टर ने तुरंत सिर हिलाकर इस संभावना को खारिज कर दिया। उसने कहा कि डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा की शक्ति इतनी महान है कि वह कभी भी इस जहाज को दुर्घटनाग्रस्त होने नहीं देगा, और अगर जहाज दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता तो वह सीधे वॉइड को चीरकर मिरियड डेमन स्टार रेल्म वापस जा सकता था। गंगा अब और भी उलझन में पड़ गया। उसने पूछा कि अगर ऐसा है तो 10,000 डेमन टोकन आखिर अर्थ मार्शल स्टार पर कैसे पहुंचा? अब ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। गंगा कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। फिर उसने ब्लू ब्लड एंट की ओर देखा और कहा कि अगर सच में कोई सुराग मिल सकता है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। मास्टर ने भी कहा कि 10,000 डेमन टोकन का अर्थ मार्शल स्टार पर मिलना और डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा के जहाज का ब्लैक स्टार पर दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत बड़ा रहस्य है। शायद इस रहस्य का जवाब इसी इंटरस्टेलर शटल के अंदर छिपा हो। गंगा की आंखों में चमक आ गई।
लेकिन तभी जहाज के टूटे हुए हिस्से से क और यूजी बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे खुशी भी हो और गंभीरता भी। यूजी ने कहा कि जहाज के अंदर उन्हें डिवॉरिंग हेवन राक्षस राजा का डॉग हेड सिंबल भी मिला है। इससे ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि यह स्टारफील्ड शटल उसी राक्षस राजा का है। क ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसने डिवॉरिंग हेवन राक्षस राजा का नाम पूरा भी नहीं लिया, लेकिन उसकी आंखों में गहरा सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसने उस विशाल जहाज की ओर देखा और कहा कि शायद यह उनका भाग्य है कि उन्हें ये जहाज मिल गया। संभव है कि जहाज के अंदर जो खजाने के बक्से हैं उनमें डिवॉरिंग हेवन राक्षस राजा की विरासत छिपी हो। अगर वे उन्हें प्राप्त कर लें तो वे पूरे स्टार सी में घूमने वाले महान शक्तिशाली दानव बन सकते हैं, शायद स्वयं राक्षस राजा के स्तर तक भी पहुंच जाएं। यूजी की आंखों में भी लालच की चमक आ गई, लेकिन उसने कहा कि उसे राक्षस राजा बनने की इच्छा नहीं है। अगर वह केवल अपनी शक्ति बढ़ाकर चिराग से भी अधिक शक्तिशाली बन जाए तो वही उसके लिए काफ़ी है। उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह चिराग को पकड़कर उससे पूछेगा कि उसने उन्हें अर्थ मार्शल स्टार पर इतने सालों तक क्यों छोड़ दिया। क ने ठंडे स्वर में कहा कि चिराग का नाम लेना भी बेकार है। उसके अनुसार वह शायद पहले ही मर चुका होगा। यूजी ने फिर पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि यह जहाज मिलना एक संयोग है, लेकिन ब्लैक स्टार पर कई अनडाइंग रेल्म साधक और दानव पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए इस जहाज का रहस्य अब कोई खास रहस्य नहीं रह गया है। वैसे भी कोई इस जहाज को यहाँ से ले नहीं जा सकता और न ही अंदर के खजाने खोल सकता है, इसलिए उन्हें इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सबसे जरूरी काम यह है कि वे जल्दी से ज़्यादा डेमन कॉज इकट्ठा करें और एक गुप्त विधि के जरिए जल्द से जल्द अनडाइंग रेल्म तक पहुँच जाएं, क्योंकि अभी उनका वॉइड रेल्म का स्तर ब्लैक स्टार पर सुरक्षित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही उन्हें अपनी शक्ति भी बढ़ानी होगी और कुछ लोगों को अर्थ मार्शल स्टार भेजना होगा ताकि वे वहां स्टार डोमेन ट्रेजर्स की तलाश कर सकें। यूजी ने चारों ओर फैले अंधेरे की ओर देखा और कहा कि ह्यूमन सेना स्वॉर्ड टूम में घुस चुकी है। युद्ध अब तक खत्म हो चुका होगा और स्वॉर्ड टूम के दानव निश्चित रूप से हार गए होंगे। लंकेश और मीनटू जैसे वॉइड रेल्म दानव भी शायद मारे जा चुके होंगे। एके ने कहा कि भले ही उन मरे हुए दानवों के डेमन कॉज मनुष्य ले जाएंगे, लेकिन लंकेश जैसे शक्तिशाली दानवों के बिना स्वॉर्ड टूम अब असुरक्षित है। अब वे बाकी दानवों को मारकर उनके डेमन कॉज आसानी से लूट सकते हैं और उसी से अनडाइंग रेल्म तक पहुंच सकते हैं। यूजी कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच भी दिखाई दिया। उसने पूछा कि क्या ऐसा करना दानव जाति के साथ विश्वासघात नहीं होगा। एके ने शांत स्वर में कहा कि अर्थ मार्शल स्टार पर एक कहावत है, जो आदमी अपने लिए नहीं सोचता उसे स्वर्ग और पृथ्वी दंड देते हैं। यूजी ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में धीरे धीरे कठोरता आ गई। क ने आगे कहा कि दूसरे क्षेत्रों के दानव अभी मनुष्यों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। केवल लंकेश ही मूर्खता में आकर युद्ध करना चाहता था। अगर वह ऐसा न करता तो स्वॉर्ड टूम की यह हालत नहीं होती। उसके अनुसार इस पूरी स्थिति का दोष केवल लंकेश की मूर्खता पर है। ये कहकर एके अंधेरे में आगे बढ़ गया। यूजी भी उसके पीछे पीछे चला गया और कुछ ही क्षणों में दोनों की आकृतियां अंधेरे में गायब हो गईं। अब उस रोशनी वाले क्षेत्र में फिर से गहरी शांति छा गई। गंगा तुरंत बाहर नहीं आया। वो लगभग आधे घंटे तक छिपा रहा। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वे दोनों जा चुके हैं, तब वह धीरे धीरे उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। अब उसे साफ समझ आ गया था कि क और यूजी ने युद्ध क्यों भड़काया था। उनका असली उद्देश्य ये था कि लंकेश और मीनटू जैसे शक्तिशाली दानव मर जाएं, ताकि वे बाद में आराम से स्वॉर्ड टूम में घूमकर बाकी दानवों को मार सकें और उनके डेमन कॉज लूट सकें। गंगा ने सोचा कि भले ही दानव जाति की रक्षा उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क और यूजी की यह हरकत बेहद नीच थी। तभी मास्टर ने उसके मन में कहा कि अब इन सब बातों में समय बर्बाद मत करो। जल्दी से जहाज के अंदर जाकर देखो कि कुछ अच्छा मिल सकता है या नहीं। गंगा ने सिर हिलाया और जहाज में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक ब्लू ब्लड एंड तेजी से अंदर उड़ गया और बोला कि उसे अपनी माँ मिल गई है। गंगा भी तुरंत उसके पीछे जहाज के अंदर चला गया। कुछ ही देर में वे एक कमरे तक पहुंचे। जैसे ही गंगा उस कमरे में दाखिल हुआ, वह स्तब्ध रह गया। कमरा लगभग 30 वर्ग मीटर का था और पूरी तरह डेमन कॉज से भरा हुआ था। हर आकार और हर स्तर के डेमन कॉज वहां ढेर लगे हुए थे।
कुछ इतने बड़े थे कि कई मीटर चौड़े थे, जबकि कुछ इतने छोटे थे कि मुश्किल से दिखाई देते थे। हर डेमन कॉ से घना दानवी ऊर्जा निकल रही थी। उनकी हल्की सी ऊर्जा भी पूरे कमरे को गहरे लाल रंग की आभा से भर रही थी। गंगा को तुरंत समझ आ गया कि ये डेमन कॉस शायद करने वर्षों में इकट्ठे किए हैं। हालांकि वॉइड रेल्म तक पहुंचने के लिए उसने उनमें से बहुत से इस्तेमाल भी किए होंगे, फिर भी उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में डेमन कॉस बची हुई थी। गंगा ने ध्यान से देखा। अक्सर डेमन कॉस पर्पल मैंशन रेल्म के थे, कुछ कंडेंसेशन रेल्म के भी थे, लेकिन अभी तक उसे कोई वॉइड रेल्म का डेमन कॉ नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि अगर वो पूरे ढेर को साफ करे तो शायद कुछ वॉइड रेल्म डेमन कॉज भी मिल सकते हैं। इसी दौरान ब्लू ब्लड एंड अचानक उन डेमन कॉज के ढेर में घुस गया। कुछ ही पल बाद वह वापस बाहर आया। उसके छोटे से हाथ में एक बहुत छोटा डेमन कॉ था, लगभग सुई की नोक जितना, लेकिन उसमें बहुत गहरी लाल चमक और घनी दानवी ऊर्जा थी। यह एक वॉइड रेल्म डेमन कॉ था। ब्लू ब्लड एंट उसे पकड़कर गंगा के पास आया और बोला कि उसने अपनी माँ को ढूंढ लिया है। फिर उसने मासूमियत से पूछा कि उसकी माँ ऐसी क्यों बन गई है। ब्लू ब्लड एंट को यह पता ही नहीं था कि वह डेमन कॉ वास्तव में उसकी माँ का अंतिम अवशेष है। गंगा का दिल भारी हो गया। उसके अंदर दुख और एके के प्रति क्रोध दोनों उमड़ पड़े। वो शायद पूरी वर्ल्ड को नहीं बदल सकता था, लेकिन ब्लू ब्लड एंट को वह अपना दोस्त मानता था, और अब उसके दोस्त की माँ एके की वजह से मर चुकी थी। गंगा समझ नहीं पा रहा था कि ब्लू ब्लड एंट को सच कैसे बताए। उसी समय अचानक उस छोटे डेमन कॉ से रोशनी निकलने लगी। नीली रोशनी ब्लू ब्लड एंट को घेरने लगी और उसके सामने एक छोटी सी ह्यूमन आकृति प्रकट हो गई। वह केवल हथेली के आकार की थी। गंगा ये देखकर हैरान रह गया। मास्टर ने समझाया कि ब्लू ब्लड एंट क्वीन और ब्लू ब्लड एंट किंग में एक विशेष जन्मजात क्षमता होती है। मरने से पहले वे अपनी चेतना का एक हिस्सा अपने डेमन कॉ में सील कर सकते हैं। जब कोई विशेष स्थिति आती है तो वह चेतना सक्रिय हो जाती है। अब उसी चेतना की छवि सामने थी। लोली की छोटी सी आत्मिक छवि ब्लू ब्लड एंट की ओर देखकर बोली कि उसका बच्चा मजबूत बने और आगे जीता रहे। उसने कहा कि मनुष्य और दानव पूरी तरह अच्छे या बुरे नहीं होते। उसने ब्लू ब्लड एंट से कहा कि वह गंगा पर भरोसा करे क्योंकि वह उसकी मदद करेगा और उसे मजबूत बनाएगा। अंत में उसने कहा कि अगर कभी ब्लू ब्लड एंट को प्रिंस प्रखर मिले तो वह उसे बता दे कि उसकी शिष्या लोली ने उसका मान नहीं रखा। उसकी आवाज़ जल्दबाजी में छोड़े गए संदेश जैसी थी। स्पष्ट था कि उसने ये चेतना मरने से ठीक पहले जल्दबाजी में छोड़ी थी। लोली की आत्मिक छवि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। गंगा ने सोचा कि उसका छोड़ा हुआ संदेश समाप्त हो गया है, लेकिन अचानक वह फिर से बोली। उसने अपने बच्चे से कहा कि वह उसका डेमन कॉ गंगा को दे दे। उसे याद है कि गंगा के पास एक बहुत ही खास कुत्ता है जो डेमन कॉस खाकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। वह चाहती थी कि इसे एक उपहार समझा जाए ताकि गंगा आगे चलकर ब्लू ब्लड एंट का अच्छे से ख्याल रखे। इतना कहने के बाद लोली की छवि तेजी से झिलमिलाई और पूरी तरह गायब हो गई। ब्लू ब्लड एंट खाली जगह को देखता रह गया। उसकी आंखों में उलझन थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। गंगा के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मास्टर ने कहा कि लगता है लोली को उस पर काफ़ी भरोसा था। उसने अपने मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म के बच्चे को एक पीक स्पिरिचुअल रेल्म साधक के हवाले कर दिया। मास्टर ने पूछा कि वह लोली का डेमन को क्या करेगा, क्या वह उसे डापाओ को देगा। गंगा ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने ब्लू ब्लड एंट को हाथों में उठाया और धीरे से कहा कि उसकी माँ अब इस वर्ल्ड में नहीं रही। अब उसे मजबूत बनकर जीना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने कहा था। ब्लू ब्लड एंट ने उलझन में पूछा कि नहीं रही का क्या मतलब है। गंगा को काफी समय लग गया उसे समझाने में कि मृत्यु क्या होती है और लोली के साथ क्या हुआ। जब ब्लू ब्लड एंट को सच्चाई समझ आई तो वह लंबे समय तक चुप रहा। उसकी आंखों में गहरा दुख था। कुछ देर बाद उसने गंगा की ओर देखा और पूछा कि क्या वह उसकी माँ का डेमन कॉ सच में डापाओ को नहीं देगा। गंगा ने मुस्कराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह डेमन कॉ डापाओ को दे भी दे तो वह शायद उसे खाएगा ही नहीं। डापाओ चाहे जितना लालची लगे, लेकिन उसके भी अपने सिद्धांत थे। ब्लू ब्लड एंट अपनी माँ का डेमन कॉ लेकर फिर गंगा की जेब में लौट गया। गंगा ने उसे परेशान नहीं किया ताकि वह शांत रह सके। इसके बाद गंगा ने कमरे की तलाशी शुरू की। उसे जल्दी ही प्रीतम का डेमन कॉ भी मिल गया। उसने उसे अलग स्टोरेज रिंग में रख लिया।
फिर उसने कमरे में पड़े बाकी सभी डेमन कॉज 2 स्टोरेज रिंग्स में भर लिए। वो सोच रहा था कि ये सब भविष्य में डापाओ के लिए उपयोगी होंगे, शायद इनकी मदद से वह एक दिन वॉइड रेल्म तक पहुंच सकता है। लेकिन गंगा ने मन ही मन तय किया कि डापाओ को इन डेमन कॉज के बारे में अभी नहीं बताएगा। अगर उस मोटे कुत्ते को पता चल गया तो वह पागल हो जाएगा। इसके बाद गंगा ने पूरे स्टारफील्ड शटल की तलाशी ली। उसे जहाज के अंदर वह डॉगहेड सिंबल भी मिला जिसके बारे में एके और यूजी बात कर रहे थे। ये जहाज के बाहर बने प्यारे पंजे के निशान से बिल्कुल अलग था और बहुत ही डरावना दिखता था। आखिरकार जहाज के एक कमरे में उसे वह ट्रेजर चेस्ट मिला जिसके बारे में क और यूजी चर्चा कर रहे थे। कमरे की हालत बहुत खराब थी, फर्नीचर टूट चुका था और हर चीज पर मोटी धूल जमी हुई थी। फिर भी यह साफ दिखाई देता था कि यह कभी बेहद शानदार कमरा रहा होगा। कमरे की सजावट से पता चलता था कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचे कुल का रहा होगा। मास्टर ने दृश्य देखकर कहा कि यह कमरा शायद डॉग डिवावरिंग स्टारफील्ड के किसी शाही सदस्य का है, शायद स्वयं डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा का नहीं, लेकिन निश्चित ही उसके किसी बेहद करीबी रिश्तेदार का। कमरे के एक कोने में एक जंग लगा लोहे का बक्सा पड़ा था। वह केवल एक स्कूल बैग जितना बड़ा था, उसका ताला टूटा हुआ था और ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। गंगा धीरे धीरे उसके पास गया और उस छोटे से अंतर से अंदर झांका, लेकिन अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पूरा अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल काला था, मानो कोई अंतहीन ब्लैक होल हो। गंगा ने हाथ बढ़ाकर उसे खोलना चाहा, तभी मास्टर ने उसे तुरंत रोक दिया। मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि इस बक्से पर एक शक्तिशाली फॉर्मेशन है, अगर कोई दानव न होकर इसे छुएगा तो तुरंत हमला होगा। उसके अनुमान के अनुसार यह हमला 3 फेजेस रेल्म या उससे नीचे के किसी भी साधक को तुरंत मार सकता है। ये सुनकर गंगा सिहर उठा। उसने पूछा कि यह किस तरह का रून है। मास्टर ने बताया कि यह दानव जाति का रून है। उसने इस विषय का ज्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन वह इतना समझ सकता है कि यह हेवनली डाओ के सिद्धांतों के अनुरूप है और बेहद शक्तिशाली है। गंगा उस बक्से को घूरता रहा और बोला कि शायद यही वो ट्रेजर चेस्ट है जिसके बारे में एके और यूजी बात कर रहे थे। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, जब वो अंदर झांकता है तो पूरा अंदर खाली और काला क्यों दिखता है। मास्टर ने समझाया कि यह वास्तव में एक स्पेशल मैजिक ट्रेजर है। इसके अंदर एक विशाल अलग स्थान मौजूद है जो साधारण स्टोरेज रिंग से कहीं बड़ा है। ये सुनकर गंगा की आंखें चमक उठीं। अगर ऐसा है तो उसके अंदर निश्चित ही अनगिनत खजाने होंगे। लेकिन मास्टर ने कहा कि वह इसे छू भी नहीं सकता, खोलना तो दूर की बात है। गंगा ने फिर पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे वह इस ट्रेजर चेस्ट को साथ ले जा सके या उसे खोल सके। मास्टर ने काफी देर तक सोचा, लेकिन अंत में सिर हिला दिया। उसने कहा कि अगर उसकी याददाश्त पूरी होती तो शायद वह इसका हल निकाल सकता था, लेकिन अभी उसकी कई स्मृतियां खो चुकी हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। गंगा को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। खजाना सामने पड़ा था लेकिन वो उसे ले नहीं सकता था। मास्टर ने फिर ध्यान से बक्से को देखा और कहा कि यह जहाज डिवाउरिंग हेवन राक्षस राजा के परिवार का है। इस बक्से को खोलने के लिए उसी एम्परर की ब्लड लाइन चाहिए। अगर किसी तरह फॉर्मेशन भी तोड़ दिया जाए तब भी बिना उस ब्लड लाइन के इसे खोला या हटाया नहीं जा सकता। गंगा ने निराश होकर सिर हिलाया। डिवाउरिंग हेवन राक्षस राजा का रक्तवंश कहाँ से मिलेगा। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार चमका। उसने कहा कि क्या पता डापाओ का उस एम्परर से कोई संबंध हो। मास्टर हंस पड़ा और बोला कि यह कल्पना बहुत दूर की है। डिवाउरिंग हेवन राक्षस राजा स्टार सी का सर्वोच्च विशेषज्ञ है। अगर डापाओ सच में उसका वंशज होता तो उसकी शक्ति बहुत पहले ही जाग चुकी होती। उसे 10,000 डेमन टोकन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन गंगा ने सोचा कि कोशिश करने में क्या जाता है। उसने स्टोरेज रिंग से डापाओ को बाहर निकाल लिया और ट्रेजर चेस्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह इसे खोलकर दिखाए। डापाओ अभी गहरी नींद में था और अचानक बाहर आकर पूरी तरह उलझ गया। उसने ट्रेजर चेस्ट की ओर देखा, फिर गंगा को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा और भौंकने लगा। गंगा ने हल्का सा उसे ठोकर मारकर मजाक में कहा कि अगर उसे लगता है कि बक्सा खुल सकता है तो जाकर कोशिश करे। डापाओ आत्मविश्वास के साथ बक्से की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी परिचित शक्ति महसूस हुई। उसे लगा मानो उस बक्से से कोई परिचित आभा निकल रही है। उसकी आंखें चमक उठीं और वह कुछ देर तक ट्रेजर चेस्ट को घूरता रहा। फिर उसने गंगा की ओर मुड़कर उत्साह से भौंकना शुरू किया। गंगा खुश होकर मास्टर से बोला कि डापाओ कह रहा है कि उसे इस बक्से से एक परिचित आभास मिल रहा है।
उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या सच में डापाओ का डिवावरिंग हेवन राक्षस राजा से कोई संबंध हो सकता है। डेली एपिसोड हम लोग दे रहे हैं, ऐसे देखते रहिए। बाकी स्ट्रीम में जिसको प्रॉब्लम होता हो यहाँ देख सकता है। स्ट्रीम के लिंक हम टेलीग्राम पे दे रखे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहीं पर एप्लीकेशन की भी लिंक आएगी। बाकी यहाँ पर डेली एपिसोड्स आते रहेंगे, बाकी सारे सीरीज़ के एपिसोड डाले जाते हैं, प्रॉपर्ली अपलोडिंग होगा, बाकी मॉर्निंग में आएंगे।